हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इतिहास विषय कक्षा 12 के इतिहास विषय का लेसन नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। उसके दौरान हमने पढ़ा था राविडू वंश के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राम राय का भाई तिरुमल प्रधानमंत्री बना और उसने पेनुगोड़ा को राजधानी बनाया और 1517 ईस्वी में सदाशिव को हटाकर स्वयं क्या बना भी सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो उसने पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म तथा संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसको पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं राविड वंश के अंदर सांस्कृतिक प्रगति, यानी कि किस प्रकार सांस्कृतिक प्रगति हुई, सांस्कृतिक विकास हुआ। सांस्कृतिक प्रगति की बात करेंगे कि किस प्रकार सांस्कृतिक प्रगति हुई। मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के मध्यकालीन दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान का विशेष महत्व है। 2 शताब्दियों से कुछ अधिक समय तक विजयनगर का राज्य दक्षिण की राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा, यानी कि कामयाब रहा। इस राज्य के शासकों ने सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। हिंदू शासकों की सत्ता के अधीन होने के कारण यह राज्य हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र रहा, यानी कि हिंदू शासकों की सत्ता थी, इसीलिए यह राज्य हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र भी रहा। विजयनगर के शासकों ने विशेषकर हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, यानी कि उसको बढ़ावा भी दिया, क्योंकि हिंदू शासक ही थे ज़्यादातर। इसीलिए साधारण सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि वो हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे, उसकी संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे, बढ़ावा देंगे। मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय विजयनगर के शासकों को दिया जाता है। विजयनगर के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत आदि को प्रोत्साहन दिया। विजयनगर के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत आदि को प्रोत्साहन दिया। विजयनगर साम्राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्कृष्ट केंद्र बना दिया। इसकी पुष्टि तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं, अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से होती भी है, यानी कि विदेशी यात्री भी इसका खूब ज़्यादा वर्णन करते हैं, या इतिहास को हम पढ़ते हैं अन्य ग्रंथों के माध्यम से, तो इसमें इसका खूब वर्णन मिलता है, खूब चर्चा होती है। अब है साहित्य का विकास। विजयनगर की साहित्यिक कृतियों में धार्मिक, ऐतिहासिक जीवन वृत्तांत एवं काव्य संबंधी रचनाएं उपलब्ध हैं। विजयनगर के प्रारंभिक शासकों में बुक्का प्रथम ने अपने अनेक धार्मिक रचनाओं के लेखन में योगदान दिया। सायन के नेतृत्व में विद्वानों के एक मंडल ने 4 वेदों की संहिताओं सहित अनेक ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों पर भाष्य लिखे। कृष्णदेव राय के संरक्षण में ईश्वर दीक्षित ने हेमकूट नामक महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखी। अगस्त्य ने अनेक काव्यों की रचना की,
जिनमें कुछ रचनाओं पर कृष्णदेव के मंत्री सालुआ तिम्मर ने टीका लिखी। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय एक उत्कृष्ट कोटि का कवि और लेखक था, जिसे संस्कृत एवं तेलुगु भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त थी, महारत हासिल थी। यानी उसकी तेलुगु रचना आमुक्त माल्यादम थी, जो तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में एक नाटक जाम्बवती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। साथ ही उनके दरबार में अनेक कवियों को आश्रय मिला, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाम अलसानी पैदन है। उन्हें तेलुगु कविता के पितामह के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना स्वरोचित संभव है। दूसरा कवि नंदीतिम्मन था, जिसने परिजात हरण की रचना की। और तीसरे प्रमुख कवि थे भट्टमूर्ति ने अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक नर सभुआइलियम की रचना की। एक अन्य कवि हरिदास था, जो वैष्णव भक्ति के विचार से प्रभावित था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम एक प्रसिद्ध कवि था। उसने पांडुरंग महात्म्य की रचना की, जिसकी तुलना अकबर के प्रसिद्ध दरबारी बीरबल से की जाती है भी। आगे है साहित्यिक रचनाओं में राजनाथ का सालुआभिउदय और भागवत चंपू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। शासकों की जीवनी से संबंधित रचनाओं में बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की सफलताओं पर आधारित उनकी पत्नी की काव्य रचना मधुरा विजयम है। एक दूसरी रचना तिरुवलांबा की वरदांबिका परिणय है, जिसमें अच्युत राय और वरदांबिका के विवाह का वर्णन किया गया। इन रचनाओं के अतिरिक्त दर्शन, यज्ञ तंत्र आदि से संबंधित अनेक रचनाएं भी इसी काल के अंदर लिखी गई हैं। आगे है संस्कृत और तेलुगु भाषाओं को यद्यपि विजयनगर के शासकों ने प्राथमिकता दी, फिर भी अन्य भाषाओं के कवियों को इन्होंने प्रश्रय दिया, सहारा दिया। तमिल भाषा पहले ही विकसित अवस्था में थी और विजयनगर काल में इसकी प्रगति में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। कन्नड़ भाषा में भी अनेक तीर्थंकरों और संतों की जीवनियाँ इस काल में लिखी गई। मधुर ने धर्मनाथ पुराण की रचना की तथा गोमतेश्वर की स्तुति में कविताओं की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में संस्कृत एवं कन्नड़ भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों की रचना की, जिनमें भाव चिंतारण तथा वीर शैवामृत प्रमुख है। कृष्णदेव राय और अच्युत राय ने वैष्णवों, लिंगायतों तथा जैनों को भी संरक्षण दिया, आश्रय दिया। अब है कला। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में भी प्रशंसनीय योगदान दिया। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली को चरमोत्कर्ष विजयनगर के शासकों के काल में ही प्राप्त हुआ और इस शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में हजारा मंदिर और विठल स्वामी के मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित का नाम लिया जा सकता है। ये मंदिर चोल काल में विकसित द्रविड़ शैली में भी
ही हैं। इनमें कुछ नई विशेषताएं भी शामिल हैं। सबसे पहले हर मंदिर में मंडप के अतिरिक्त एक कल्याण मंडप का निर्माण किया गया है। यह आमतौर पर मंदिर के आंगन के बाईं ओर बनाया जाता था। इसमें अत्यंत अलंकृत स्तंभों का प्रयोग होता है। इस मंडप में देवता के विवाह समारोह का त्यौहार मनाया जाता था। दूसरी विशेषता ऐमान मंदिर के रूप में देखी जा सकती है। एक अतिरिक्त मंदिर था जिसमें देवता की पत्नी की विशेष रूप से आराधना की जाती थी। इसके अतिरिक्त मंदिर में प्रवेश द्वार भी बने थे। मंदिर में प्रवेश द्वार भी बने हुए थे। गोपुरम और मंदिर के स्तंभों के अलंकार पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा नदी से दक्षिण क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें कांचीपुरम का एकाग्रनाथ नामक मंदिर तथा ताड़पत्री स्थित रामेश्वर मंदिर अपने सुंदर गोपुरों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जबकि श्रीरंग स्थित शेषगिरी मंडप में प्रस्तुत घोड़ों की मूर्तियां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। स्तंभ की विविध तथा जटिल सजावट विजयनगर शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियों के काफ़ी समूह हैं, जिनके पिछले पैर के बल पर कुछ घोड़े या कोई अलौकिक जानवरों का सर्वाधिक अंकन है। सब स्तंभ और मूर्तियाँ एक ही ठोस पत्थर को काटकर निर्मित होती थी। अलंकार ही विजयनगर स्थापत्य शैली की उल्लेखनीय विशेषता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर विजयनगर के शासकों द्वारा सांस्कृतिक जीवन को प्रोत्साहन देने का निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। विजयनगर की इस शैली को आगे चलकर मथुरा के नायकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यह है तस्वीर जो देख रहे हो आप, हजारा मंदिर हम्पी, यानी कि जो नोटों पे भी आजकल आता है। भारतीय मुद्रा पे इसका चलन है। विजयनगर के शासकों द्वारा अनेक महलों एवं राजप्रासादों का भी निर्माण कराया गया, जिनमें से कुछ के अवशेष साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान में देखे जा सकते हैं। इन भवनों की दीवारों पर चित्रण के सुंदर उदाहरण देखे जा सकते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें विभिन्न देशों के रहन सहन को दर्शाया गया है। चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तियों का निर्माण भी इस काल में प्रचुर मात्रा में हुआ। ये मूर्तियाँ अधिकतर शासकों की हुआ करती थी। इनका निर्माण पत्थरों को काटकर या कांसे को ढालकर किया जाता था। कृष्णदेव राय और उनकी पत्नियां वेंकट प्रथम और कुछ अन्य शासकों की कांस्य की बनी विशाल मूर्तियां धातु कला में विजयनगर के कारीगरों की प्रवीणता को या उनके महत्व को स्पष्ट करती है। अब आगे है संगीत। संगीत को भी विजयनगर के शासकों ने विशेष प्रोत्साहन दिया या बढ़ावा दिया। उनके दरबार में संगीत और नृत्य की लोकप्रियता रही। कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विख्यात संगीतकार, गायक और नर्तक यानी कि नाचने वाले मौजूद थे, जिन्हें उचित सम्मान और संरक्षण प्राप्त था। संगीत एवं नृत्य संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या के लिए भी अनेक पुस्तकें लिखी गई। इनमें सर्वप्रथम सायन द्वारा रचित संगीत सार थी। मल्लिनाथ संगीत विषय के लेखक, जिन्होंने मल्लिकार्जुन के संरक्षण में प्रगति की और उसे पोते राम अमात्य ने रामराय के संरक्षण में स्वरमेल कलानिधि की रचना की। देवराय द्वितीय के दरबार में संगीतकार लक्ष्मी नारायण ने संगीत सर्वोदय पुस्तक की रचना की। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के काल में सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस्लाम धर्म के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया का परिणाम थी और विजयनगर के शासकों का उद्देश्य इस्लाम के प्रभाव से मुक्त हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना था। विजयनगर के शासकों का उद्देश्य इस्लाम के प्रभाव से मुक्त हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना था। विजयनगर के शासकों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को
प्रोत्साहन दिया गया, बढ़ावा दिया गया। इन्होंने दक्षिण भारत में पूर्व काल की परंपराओं को बनाए रखने के साथ साथ नई सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया या प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है अपना। तो इसमें है कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु जो कि बड़े सामान्य ज्ञान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अशोक ने धम्म की नीति का प्रतिपादन किया। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता व बाग की गुफाओं से मिले। हर्ष के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। चोलों ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया। चोल शासकों ने वर्तमान के इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों को जीता। हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में कर्नाटक राज्य के हम्पी में देखे जा सकते हैं। और लास्ट है, विजयनगर के शासकों के दक्षिण के मुस्लिम राज्यों को बार बार पराजित किया, हराया। तो आगे हैं ये अभ्यासार्थ प्रश्न, इनको आप बढ़िया तरीके से कर लेना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।